अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये PSX मार्केट वॉच एक जो आज हमने नए साल के पहले दिन पे सीरीज़ शुरू की है, इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपके सामने वक्तन फ़वक्तन मार्केट एनालिसिस आपके सामने लाते रहेंगे और इस दौरान में जो भी इंसाइट्स होंगी यूज़फुल किस्म की वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चूँकि हर इंसान, चाहे वो बिगिनर हो, मीडियोकर हो, एक्सपर्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, चैम्पियन हो, चारों लेवल्स पे हर इंसान का एक ख़ास दायरा अहबाब, हल्का अहबाब होता है और इंसान की ज़्यादातर जो इंस्पिरेशंस या इनपुट्स होती हैं वो अपने ही जो उसका दायरा अहबाब या हल्का अहबाब है उसी से उसने सारी वो ली होती हैं। तो हर इंसान अपने ख़ास माहौल की प्रोडक्ट होता है। जब हर इंसान बशमूल मेरे और सदर पाकिस्तान या सदर अमेरिका के हर कोई अपने ख़ास माहौल की प्रोडक्ट हुआ, तो हर इंसान का माहौल तो अलग है। हर इंसान की जीन्स जेनेटिक्स अलग है, उसका वर्क प्लेस अलग है, उसकी वर्क फ़िलासफ़ी, उसकी लाइफ की फ़िलासफ़ी अलग है। हर इंसान अलग अलग तरह का काम कर रहा है। तो इस वजह से कुछ हमारी भी कुछ एक्सपोज़र, कुछ हमारा भी है, कुछ हमारी भी एक पीआर है, लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, और जो हमारी पीआर या हमारा हल्का अहबाब है वो हमारे साथ एक्सक्लूसिव है। जिस तरह हर इंसान का जिस्म, उसकी शक्ल अलग है, इसी तरह हर इंसान का ज़िंदगी में तजर्बा, उसकी इंसाइट, उसकी इनपुट, उसका माहौल भी अलग अलग है। ठीक है ना? तो इस हवाले से कुछ जो मिसकंसेप्शंस जो हमारे सुनने में आते हैं, हमारे दायरे अहबाब में हैं, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे बड़ी एजुकेटिंग एनलाइटनिंग किस्म की उनसे आपको वाइब्स मिलती हैं, इनपुट्स मिलती हैं, सब चीज़ें हैं, मगर उन तक वो बातें शायद नहीं पहुंची हुई जो मुझ तक पहुंची हैं। तो जो मुझे ज़िंदगी में सुनने को, देखने को मिला है, जो मेरा अपना ज़ाती एक तजर्बा है, वो बड़ा एक्सक्लूसिव है और उस लिहाज से थोड़ा सा वो ज़रा ख़ास भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जो मिसकंसेप्शंस, जो मिथ्स और जो बातें अच्छी बुरी जितनी मेरे सुनने में आती हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा मैं क्लियर करता रहूं, ताकि वो बातें या उनसे मिलती जुलती बातें अगर किसी ने सुनी हो, किसी की ज़िंदगी में उस तरह की आ, बातें आई हों, तो उसको एक अल्टरनेटिव ओपिनियन, एक मुतबादिल राय तो मिले ना, कि किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिले। ठीक है ना? तो अच्छा, कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि भाई आपने कहा था कि मार्केट जो है वो बड़ी अच्छी ऊपर जा रही है। वही नेगेटिविटी, वही टिपिकल बात कि भाई मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मार्केट तो नीचे भी जाती है। यानी मार्केट में अगर, इसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड या बुलिश साइकिल, अपसाइड और बेरिश, कि मार्केट अगर आजकल बुलिश है तो भाई मार्केट तो कभी कभी बेरिश भी होती है। बुल्स एंड बेयर्स होते हैं ना स्टॉक्स में। बुल्स का मतलब है कि अप साइड और बेयर्स का मतलब है कि डाउन साइड, यानी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे लेने में, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, सेलिंग ट्रेंड है, तो ये हो गया बेयर साइकिल, बेयर ट्रेंड। और लोग लेना चाह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस रीस्टोर हो रहा है, वो जो है अपना आगे फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव हैं, तो वो हो गई बुल साइकिल, कि यानी कहेंगे मार्केट बुलिश है या ट्रेंड बुलिश है। बुल्स एंड बेयर्स, अप्स एंड डाउन्स, हर वेव, हर लहर का हिस्सा होता है। अप्स एंड डाउन्स तो सारी जिंदगी में हर जगह। आप सांस भी जो लेते हैं, तो सांस में भी एक अप है कि सांस आपके अंदर आई, ऊपर वाली सांस, और फिर एक डाउन है कि सांस आपके जिस्म से निकल गई। यही बुल्स एंड बेयर्स है, यही अप्स एंड डाउन्स है, यही साइक्लिकल या साइक्लिक बिहेवियर होता है मार्केट का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी इकोनॉमी का, और इसी तरह से अपना स्टॉक मार्केट का भी साइक्लिक साइकिल्स में काम करती हैं चीज़ें, कि जो चीज़ आज ऊपर है वो कल नीचे होगी, जो चीज़ आज नीचे है वो कल ऊपर होगी। इस तरह से ऊपर नीचे
चीज़ें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो मुझसे किसी ने कहा कि भाई वो मार्केट जो है वो लूज़ भी करेगी, नीचे भी आएगी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मार्केट अगर लूज़ भी करेगी और नीचे भी आएगी, अच्छा ये याद रखिएगा कि मैं जो बात करता हूँ ना, मैं जो एजुकेट कर रहा हूँ या लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहा हूँ या मार्केट में बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ खालिसतन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म होराइजन में बात करता हूँ कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के ऊपर, 5 साल, 10 साल के ऊपर चीज़ों को देखता हूँ। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है कि आज अगर मैंने PSO 178 का लिया और कल अगर वो 158 का या 148 का हो गया तो मैं रोने लग जाऊंगा, कपड़े फाड़ने लग जाऊँ, गिरेबान फाड़ दूँ, सर पे मट्टी मारूँ, रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँ, तो ये पागलपन मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है ना? यानी अगर आज भी अगर मार्केट गिरती है, अगर 64,164 पे गिर के अगर 56, एक तो ये याद रखिए कि मार्केट अगर नीचे गिरती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक्स गिर गए। सपोज एक थ्योरेटिकल, एक हाइपोथेटिकल मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 300 कंपनियां लिस्टेड है, कोई 300 की 300 सारी ही गिर गई, ऐसा नहीं होता ना। मार्केट अगर नीचे गिरती है तो चंद मखसूस स्टॉक्स, चंद कंपनियां नीचे गिरेंगी ना, इसका मतलब यह है सारी की सारी तो नहीं नीचे गिरेंगी। ठीक है ना? अव्वल पहली बात यह कि मार्केट गिरने का मतलब ये नहीं कि सारी धड़ाम से सारे सेक्टर गिर गए और हर सेक्टर की हर कंपनी गिर गई। नहीं, कोई एक दो सेक्टर्स गिरे होंगे, कोई एक दो सेक्टर्स में लोगों ने सेलिंग ट्रेंड आया होगा, उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी होगी, तो वॉल्यूम्स गिर गए। ठीक है ना? ये होता है। अव्वल तो ये है कि बाज कोई एक सेक्टर या चंद सेक्टर्स गिरे होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर मैं सेक्टर्स ही खोल के दिखाऊं आपको कि कितने सेक्टर्स हैं, तो चलें साथ साथ ये भी थोड़ी सी एजुकेशन होती रहेगी। ठीक है ना? अल्लाह, वैसे तो मैंने पिछले अभी सुबह जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें भी कुछ दिखाया था आपको, लेकिन ये कि ये सेक्टर समरी है। जो सेक्टर्स का हम टैब खोलते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि कितने सारे सेक्टर्स हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, ठीक है ना? ENC कंपनीज जिनको कहते हैं। कमर्शियल बैंक्स, ये MCB, अल्फला, JS बैंक और हबीब बैंक, ये सारे ऑयल एंड गैस। फिर मार्केटिंग कंपनी हैं जैसे PSO, शेल और इस तरह की। फर्टिलाइजर्स हैं, पावर जनरेशन, हबको, कैपको और सो ऑन। सीमेंट सेक्टर बहुत बड़ा, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत बड़ा, रिफाइनरी सेक्टर, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ये सब, फिर केमिकल सेक्टर है, फिर इंजीनियरिंग है जिसमें सासगार और ये सब चीज़ें। फार्मास्यूटिकल्स है जिसमें AGP, ग्लैक्सो, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कुछ एंग्रो की भी हैं, कुछ फौजी हैं, कुछ और हैं, और कुछ तो मेरे ख्याल में 17,000 18,000 तक का भी एक एक स्टॉक है, एक एक शेयर, कुछ ऐसे भी हैं फूड में। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, टोयोटा, सुजुकी, इस तरह के, होंडा। टेक्सटाइल कंपोजिट है, केबल, सो ऑन। ये मैं देखता जा रहा हूँ तो नीचे एक बहुत लंबी लिस्ट है। इतने सारे सेक्टर्स हैं। फिर हर सेक्टर में अलग अलग कंपनियां, किसी में 5 कंपनियां हैं, किसी में 10 लिस्टेड हैं, ये देखें आप। ठीक है जी? अब ये आप देखते जाएं कितनी सारी, एक सेक्टर में कितनी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। पावर जनरेशन को खोलता हूँ मैं, फर्टिलाइज़र को खोल लेता हूँ मैं नए टैब में, सीमेंट को खोलता हूँ मैं, कमर्शियल बैंक्स को खोलता हूँ। ठीक है जी? तो आप देखते जाएं। सीमेंट में देखें, ये देखें लाइन से लंबी लिस्ट है, कोई 25-30 कंपनियां हैं। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स में देखें, कोई 40-50 कंपनियां बैंक्स लिस्टेड हैं। ठीक है ना? इस तरह फर्टिलाइज़र में देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक है? पावर जनरेशन में देखें, IPPs जो हैं, कैपको, हबको, NCPL, निषाद चूनिया पावर, निषाद पावर लिमिटेड, और ये लाइलपुर है, लोरी है, इसके मैंने कुछ LPL का ही मैंने उस दिन लिया था। EPQL कादिरपुर जो है, एंग्रो पावर। ठीक है? जिन्हें फिर KOHP, कहूटा या कोहाट जो भी है, फिर ALTP, सारी। तो इतने सारे पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां। तो क्या सारे सेक्टर गिर गए और हर सेक्टर की सारी कंपनियां गिर गई? ऐसा नहीं होता। कोई सेक्टर गिरा होगा या चंद सेक्टर्स गिरे होंगे, और वो भी सेक्टर के चंद परफॉर्मर्स अंडर परफॉर्म किया होगा उस दिन या 2 दिन 3 दिन में। ठीक है ना? तो इतने शॉर्ट टर्म होराइजन पे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अभी पिछले हफ्ते शुरू के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन मार्केट गिरी थी, लोग पैनिक में आ गए थे, पैनिक सेलिंग शुरू कर दी थी। तो पैनिक सेलिंग कभी नहीं करनी, कभी भी गरेबान नहीं फाड़ना, चीखना चिल्लाना, आओ
तो कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी, चीखो पुकार वावेला नहीं मचाना, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मार्केट, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, अभी पिछले दिनों, पिछले अरसे आप देखें ना कितने 2018 से मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी, और 2023 के मिड तक, जून तक तो कोई चांसेस ही नहीं थे। और मैंने इसी दौरान मार्च, अप्रैल, मई, जून में मैंने इन्वेस्टमेंट अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो मैं पहले सेफ साइड में मैंने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंट्री ली, और मैंने उस दिन बताया था कि म्यूचुअल फंड में जब मेरे इक्विटी के स्टॉक्स गिरे तो मुझे ब्लड प्रेशर हाई और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी कैफियत मुझे भी हुई कि यार ये का 1000 से 975 रह गए, किसी स्टॉक में 960 रह गए, कि 950 रह गए, 945 रह गए तो मैंने फ़ौरन अपने फंड मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि भाई मुझे इसमें से पैसे निकालने हैं। उसने कहा निकाल लो, रिडीम कर लो। रिडीम करना है, निकालना, टेक्निकल वर्ड, जो प्रोफेशनल वर्ड है वो रिडीम करना, रिडेम्पशन, ठीक है। तो मैंने उसमें से चीज़ें, अपने पैसे रिडीम किए, और बाद में देखा कुछ दिनों बाद तो भाई वही स्टॉक्स तो वो अच्छे जाने लग गए। तो फिर मैंने वो जो मैं पैरामीटर्स या जो चेक्स लगा रहा था ना कि वो एक एक दिन या एक एक हफ्ते में स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, तो मैंने उसमें एंट्री ले ली, उसको मैंने छोड़ दिया, और होराइजन, दूसरा दूसरा परव्यू या दूसरा पर्सपेक्टिव देखना शुरू कर दिया कि 6 महीने और साल में किस तरह से ये चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। एक मैं आपको मिसाल दूं, इमलाक फाइनेंशियल बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें मैं आपको कैटेगरी, चलें आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ आज। हम्म यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इक्विटी, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं रिटर्न्स, यहाँ हम आ जाते हैं रिटर्न को, HBL एनर्जी फंड पिछले 1-2 महीने से सबसे अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं व्यू डिटेल्स, यहाँ से हमने इसको खोल लिया, ठीक है। अब आप अगर 1 महीने का रिटर्न देखेंगे, अच्छा 1 हफ्ते का देखेंगे तो उसमें तो ज़रा डाउन भी रहा है, 1 महीने का देखें तो 9% रिटर्न दे रहा है। अब आप 3 महीने पे जाके देखें 37%, 6 महीने पे देखें 66%, 9 महीने पे जाके देखें 66% कंसिस्टेंट, और 1 साल पे देखें तो 72% रिटर्न दिए इसने, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ऑन द होल, जो मैंने सुबह बताया था कि वो मार्केट ने 56% तक एनुअल रिटर्न दिए, अब मार्केट के अंदर एक खास एक फंड है HBL एनर्जी फंड जो 72% तक रिटर्न दे चुका है, यानी अगर आपने 1 लाख दिए थे तो वो 1 लाख आपके 1,72,000 हो गए, अगर, ठीक है ना। और ये एवरेज रिटर्न है ना, यानी इसमें किसी स्टॉक ने 100% रिटर्न दिया, यानी 1 लाख 2 लाख हो गए, 10,000 20,000 हो गए, किसी ने 50%, किसी ने 40%, उन सबको जब एवरेज आउट किया तो 72% रिटर्न दिए। तो मेजॉरिटी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब इसमें ये आपको दिखाते भी हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ होल्डिंग्स ली हुई हैं, देखें। अब HBL एनर्जी फंड ने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में 16% अपनी AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, 16% एसेट्स इसने PPL में लिए हुए हैं। तो PPL तो 2024 की भी तमाम जितने हाउसेज हैं, जितने ब्रोकरेज हाउस हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि PPL ने आगे बड़ा अच्छा जाना है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है। 2024 में प्रिडिक्शंस हैं कि 80 to 85,000 तक मार्केट रहेगी, जाएगी। जब पूरे साल पे हम डिवाइड करेंगे ना तो 20 से 25,000 पॉइंट्स गेन करेगी इंशाल्लाह। मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे हों, एक इलेक्शन अच्छे से हो जाएं, और इस मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, जो इस वक्त पॉलिसियाँ चल रही हैं उनका तसलसल रहे, तो इंशाल्लाह ठीक है ना। तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगी। PPL का बतौर ख़ास नाम लेके, चूँकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसका नाम लिया हुआ कि इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है। OGDC, उसमें 15% इसकी होल्डिंग है, यानी 15% एसेट इसने OGDC में लिए हुए हैं। हब पावर, हब को सब लोग उसका नाम ले रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है आगे भी। PSO बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर, मुसलसल मारी पेट्रोलियम मुसलसल ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड POL ज़बरदस्त, नेशनल रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम, सुई नॉर्दर्न, सारे टॉप के परफॉर्मर, टॉप प्लेयर्स, और बड़ी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, सारी टॉप की जो कंपनियां हैं वो इसने होल्ड की हुई हैं HBL एनर्जी फंड ने।
तो आप मुझे बताएं 72% रिटर्न क्यों नहीं आएगा? ठीक है ना? तो इस तरह से आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो भी आप ऐसा करें कि इक्विटी फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, उनके थ्रू आप एंट्री ले लें डायरेक्ट। अगर आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट में आने से, मुझे भी लगता था, कोई इसमें कोई ज़्यादा, मैं तो वैसे ही हंसी आ गई थी मुझे, लेकिन उसमें कोई तजहीक की या किसी की मजाक उड़ाने या तजलील करना मकसद नहीं है। नेचुरल बात है, हर इंसान बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, और पैसा किसी को देना, कहीं पे इन्वेस्ट करना, हर इंसान, ये तो देना नहीं होता, पैसा इन्वेस्ट करना किसी के कारोबार में शराकत दारी होती है कि आप उसके कारोबार में उसकी एक्सपेंशन, उसकी ग्रोथ से फ़ायदा उठाना चाहते हो, उसके साथ थोड़ा और पैसा लगा लेते हो, तो वो भी, वो आपका पैसा जो है ना, वो एक, वो आपके पैसे से एक नई मशीन ले लेगा, उसके पास 60 लूमे हैं, वो 62 लूमे कर लेगा, 5 लूमे और, 5 लूमे और का मतलब है कि 500 गज थान महीने का और प्रोड्यूस होगा, कपड़ा या लट्ठा चादर जो भी है। इसका मतलब है कि वो जो ग्रे कपड़ा प्रोड्यूस हुआ, उससे एक गज में अगर 2 तौलिए बन रहे हैं तो 1000 तौलिया और एक महीने में प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन होगी। 1000 तौलिए पे मजीद स्टिचिंग के कारीगर बैठेंगे, उन सबको पर पीस 1 रुपया स्टिचिंग का मिलता है, तो हर आदमी 1,000 रुपये कमा रहा होगा। ठीक है ना? तो सो ऑन सो फॉर्थ, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मुल्क की इकॉनमी बढ़ेगी, मुल्क को टैक्स मिलेगा। ठीक है ना? वही इंडस्ट्रियलिस्ट फिर कल को सदका, खैरात, ज़कात, चैरिटी, फिलांथ्रपी करेगा, जिसकी एक्सपोर्ट अच्छी होगी, जिसकी सेल्स अच्छी होंगी, तो वही कंपनियां कल को जाके मार्केट के लोगों को एम्प्लॉय करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, जॉब क्रिएशन होगी। ऐसा ही है ना? तो ये है, तो जब आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बजाय बाहर मुल्क में पैसा लगाने के वो अपने मुल्क में लगाएगा। तो इस तरह से मुल्क का भला सोचें, इस तरह से सोसाइटी का भला सोचें, इस तरह से पॉवर्टी एलिविएशन यानी गुर्बत मिटाने का जो है ना, अगर आपने प्लान करना है, आपके दिल में दर्द है, हमारे यहाँ तो आजकल हर कोई मजलूमों का साथी हो, गरीबों का साथी बना हुआ, हर कोई सोशलिस्ट बना हुआ, हर कोई लीडर बनना है, तो लीडर बनना है तो प्रैक्टिकली बने, बातें नहीं करें, महज बातों से, नारेबाजी से और ये ज़ुबान दराजी करने से, इल्ज़ाम तराशी करने से मुल्क के हालात या इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, ना लोगों के महंगाई कम होगी। महंगाई किस तरह से कम होगी? महंगाई इस तरह से कम होगी कि अपनी आप बाइंग पावर बढ़ाएं। बाइंग पावर बढ़ाने के लिए क्या, अपना जो अपना नेटवर्थ है, जो अपना बैंक बैलेंस है, जो अपना फाइनेंशियल, जो अपनी वर्थ है, ये पावर है, उसको बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें। इन्वेस्ट कैसे करें? अगर आप ऑफिस नहीं ले सकते, अपना जॉब नहीं छोड़ सकते, तो साइड पे शाम को 7-8 बजे के बाद 1-2 घंटे किसी म्यूचुअल फंड वाले, किसी एसेट मैनेजर, किसी से रब्ता कर लें, हमसे रब्ता कर लें। हम भी एक एडवाइजरी ऑफिस, एक कंसल्टेंसी ऑफिस खोल के बैठे हुए, हमसे रब्ता कर लें तो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना? हमने जो कमाया, हमने जो फ़ायदा किया, तो उसी इल्म को आगे फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये भी कल्चर है ना कि लोग अपना इल्म छुपाते हैं। जो सेठारी माइंडसेट है ना, सेठ कल्चर या सेठ माइंडसेट, वो क्या होता है कि वो अपनी जो तजर्बा, एक्सपीरियंस, जो अपने सीक्रेट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को पास ऑन करता है, अपने बच्चों, पोतों, भतीजों को बाज़-औक़ात या बता देता है, लेकिन अपने ख़ानदान से आगे नहीं जाने देता राज। तो अच्छा इंसान वो है कि जो ख़ानदान से आगे उम्मत मुस्लिमा को, अल्लाह की मखलूक को अपना राज शेयर करे, अपना जो कामयाबी का जो सक्सेस सीक्रेट है उसको शेयर करे। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ गिविंग, और गिविंग इज़ रिसीविंग। जब आप दुनिया में देते हो तो वो देना लेना है, क्योंकि वो आप उसको दे रहे हो जो एक को 10, एक को 100 और एक को 700 करके लौटाता है। मंजा अबिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया कि जो एक नेकी या एक काम करेगा उसको 10 उसके मिसल रिवॉर्ड मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो पावर ऑफ 10, द सीक्रेट ऑफ 10 टाइम्स टू 10 टाइम्स, 10x रिटर्न है। यहाँ आप 1 रुपया देते हो, 10 रुपये का यकीन कर लो, लिख लो अपने पास कि आज मैंने अगर 1 रुपये सुबह किसी गरीब को दिए हैं तो आज शाम या कल तक मेरे पास कहीं से 10 रुपये आएंगे। 1000 मैंने दिया है, चैरिटी किया, तो मेरे पास 10,000 आएंगे। अब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, वो अल्लाह के काम है, कहीं से भी किसी तरीके से आए। गॉड एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज। मैं आपको आज सुबह का वाकया बताऊं। मैं यहाँ DHS शहर कमर्शियल के एरिया में मेरा ऑफिस है, फेज़ 7 में। तो मैं जब डिफेंस आता हूँ कभी, या डिफेंस से कभी अपना खारादर वाले ऑफिस, टावर वाले ऑफिस जाता हूँ, तो रास्ते में गिजरी का पुल आता है। गिजरी के पुल से गुजरते हुए पिछले 1-2 महीने, 1 महीने में मैंने 2-3 दफ़ा ना एक बिल्डिंग देखी। वो बिल्डिंग, अब वो पुल बन गया गिजरी का, तो वो बिल्डिंग वो यानी नीचे से जाते हुए आती है। तो मैं सोचता था कि यार ये जो बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत, इसमें ऑफिस बने हुए हैं, उस पर एक जगह लिखा हुआ था इन्वेस्ट और एक जगह PM
जी, तो मैं बता रहा था उस बिल्डिंग पे लिखा होता था, इन्वेस्ट लिखा होता था, PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो मैं समझ गया कि ये कोई ब्रोकरेज हाउस, कोई इन्वेस्टमेंट का ऑफिस है, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या कोई सॉफ्ट अपना स्टॉक मार्केट का कोई ब्रोकरेज हाउस है। तो मैं सोचता था कि यार ये कौन सा ऑफिस होगा, मैं किस तरह से पता करूं, इतना स्पीडी रोड है, यहाँ कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है, कोई ईमेल, कोई वेबसाइट। तो किस तरह से पता करूं कि इस बिल्डिंग का नाम भी समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा ऑफिस। ये सवाल मेरे अंदर रहा, 2-3 हफ्ते गुजरे। तो अभी मैंने कल रात को मैं एक खिज़र कलून साहब जो हैं, उनका चैनल है खिज़र फाउंडेशन या कलून के नाम से यूट्यूब पे, तो वो मैंने उस पर देखा वेबसाइट। तो उस पर वो साहब मुझे एक नज़र आए, वो रज़ा करके उनका नाम था। उनकी मैंने वो पूरी गुफ्तगू, वो पूरी जो टॉक थी, वो 55-54-56 मिनट की वो सुनी। अच्छा, एक तो आप अपने अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा करें कि फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट की साइंस को, इस बिज़नेस को समझने के लिए थोड़ा अपना जो अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने टाइम में इन्वेस्ट करें, यानी टाइम ड्यूरेशन या टाइम होराइजन को बढ़ाएं। 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटा एजुकेट करें खुद को डेली दिन में। 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की टॉक्स अगर हैं एक्सपर्ट्स की, तो उनको सुनने का हौसला पैदा करें। ये जो 30 सेकंड में कुछ मिल जाए और एक टिप मिल जाए, ये जो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट से थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा बड़ा व्यू, मैक्रो व्यू देखें। तो अपने इन्वेस्टमेंट के होराइजन को, अपने ये जो सुनने का हो जो होराइजन, इसको भी बढ़ाएं, इस कैपेसिटी को एक्सपैंड करें। 2-2, 3-3, 4, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये है कि हम तो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे के लेक्चर भी सुन लेते हैं। इस्लामी हो, कुरान पर, हदीस पर, तसव्वुफ पर, स्पिरिचुअलिटी पर हो, या फाइनेंस पर हो, बिजनेस पर हो, मोटिवेशन पर हो, सक्सेस पर हो, सेल्फ डेवलपमेंट पे हो, अपना इकोनॉमी पे हो, किसी भी सब्जेक्ट पे हो। तो 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की अगर सीरीज़ हैं, अगर 45 घंटे की कोई सीरीज़ है कि वो 45 मिनट की एक एपिसोड की, वो 100 एपिसोड्स हैं, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। समझे ना, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। तो आप भी करें, ये भी पर्सनल डेवलपमेंट है कि आप ज़्यादा इल्म हासिल करना, ज़्यादा प्यास, ज़्यादा उसकी जो एपेटाइट उसको बढ़ाएं, नॉलेज की, उसकी कंजम्पशन को बढ़ाएं, कंजम्पशन के लिए अपने एपेटाइट को बढ़ाएं, कैपेसिटी को बढ़ाएं, ठीक है ना। तो 2-3 हफ्ते तक मेरे अंदर वो सवाल रहा। अब वो तो मेरे और अल्लाह के बीच में था, और अल्लाह ताला ही उसका हल निकाल सकता था। तो वो कल जब वो रज़ा साहब की मैंने वो वीडियो देखी, तो रज़ा साहब के नीचे आ रहा था कि फलां कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस कंपनी की मैंने वेबसाइट चेक की जाके, तो वो वही बहरिया टावर 4, बहरिया कॉम्प्लेक्स 4, वही गिजरी वाली बिल्डिंग निकल आई, और उसका वो 5वीं मंजिल का वही ऑफिस निकल आया। तो मुझे पता चल गया कि भाई वो ये ऑफिस है, ये कंपनी है, वो ये साहब उसके इन्वेस्टमेंट के हेड हैं इस टाइम। ये सारी चीज़ें पता चल गई मुझे। क्यों? मेरे अंदर वो सवाल था, तलब थी। वो कहते हैं ना, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। और वो कहते हैं कि रूमी का कोट है एक फ़ारसी में, उसके फ़ारसी अल्फाज तो मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहे, लेकिन इंग्लिश में उसको बहुत ज़्यादा उसको कोट किया जाता है। तो जगह जगह लोग लिखते हैं, लिखा हुआ आपको भी नज़र आता होगा, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। व्हाट यू सीक, कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप तलब कर रहे हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, वो भी आपको ढूंढ रहा है। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, ठीक है जी। तो जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप तलब कर रहे हैं, वो शय भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी दुनिया में काम कर रहा है, ठीक है जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है सारी दुनिया में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि जिसे आप सोच रहे हैं, जिसे आप चाह रहे हैं, उस हवाले से आपको असबाब जिंदगी में पैदा होते हुए, उभरते हुए, वो आवाज़ें, वो तस्वीरें, वो नज़र आएंगी, वो चीज़ें आपके सामने फ्लैश करेंगी। आप कहीं किसी बुक स्टॉल पे होंगे, कोई अखबार का सफ़ा कट के फट के आ जाएगा, कोई गाड़ी गुजरेगी, उसके पीछे उसका वो बैनर, पैनाफ्लेक्स, ऐड कुछ लगा होगा, ठीक है ना। तो थॉट्स बिकम थिंग्स, जो आप सोचते हैं, जो आप मुसलसल जिस पर कॉन्सेंट्रेटेड तवज्जो रहती है, उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स जो है ना होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखें, यू आर अ क्रिएटिव बीइंग। हम और आप, वो बाइबल की एक चीज़ है और हमारे यहाँ हदीस में भी है, उनके यहाँ अंग्रेजी में है कि मैन इज क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, और हमारे यहाँ अरबी में हदीस है बुखारी शरीफ में, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ने आदम को, इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, अपनी सिफात का अक्स बनाया उसे। तो अल्लाह ताला अल खालिक है,
इंसान के अंदर तख्लीक रख दी। इंसान भी क्रिएटर है, यू आर अ क्रिएटिव बीइंग। अल्लाह रब है, रबूबियत पालता है, तो उसने इंसान के अंदर भी पालने का मादा रख दिया ना। रब्बिरहमहुमा, कुरान में आया था ना, एक नबी की दुआ है, कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप पर, इन दोनों पर रहम फरमा। रब, अल्लाह को भी कहा और अपने माँ बाप को भी कहा। रब बयानी, वही फेल वही सिफत उनके साथ भी, वही मादा इश्तिकाक मादा लुगविया उनके साथ अटैच किया कुरान ने। कमा रब बयानी सगीरा, जिस तरह से इन दोनों ने मेरा रब बनकर, यानी मजाजी माना में, हकीकी रब वो, मजाजी माना में कि इन दोनों ने मुझे पाला था। तो इन दोनों के अंदर किसकी रबूबियत, किसकी रहमत कार फरमाती? अर रहमान, अर रब अल हकीकी, अल इलाह, अल माबूद की। तो वो मैनिफेस्ट होती है माँ बाप के जरिए से, उस्ताद शागिर्द के रिश्तों के जरिए से, मियाँ बीवी के जरिए से। फरमाए लितस्कुनु, तुम दोनों एक दूसरे की तस्कीन। असल तस्कीन बंदे को पहुंचाने वाला मुनी से जहां कौन है? अल्लाह। और असबाब की दुनिया में असबाब है, असबाब के जरिए से आपको पता चलता है, ठीक है ना। तो अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, वो खुद हसीन है, जमाल को पसंद करता है, ठीक है। इसीलिए कहा कि नमाज से पहले खुजू जीनतकुम, ठीक है ना, कि जीनत खुद मुजय्यन होकर, पाक साफ होकर, खूबसूरत होकर, डेकोरेट होकर, खुश होकर जाया करो नमाजों की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो किसी ने, तो जब वो जब कहता है ना कि भाई मार्केट तो नीचे भी गिरती है, तो भाई मार्केट अगर नीचे गिरती है तो अव्वल तो सारा धड़म से कोलैप्स करके सारी मार्केट नहीं गिरी कि सारे दुकानदार लुट गए, ऐसा नहीं होता। कोई एक दुकान का धंधा उस दिन नहीं हुआ, किसी एक दुकान में उस दिन चोरी या डकैती पड़ गई, किसी एक दुकान में उस दिन जो है ना वो बिजली का बिल ज्यादा आ गया। ये जिस तरह नॉर्मल आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी मार्केट की दुकानों में होता है, आपकी अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में होता है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट है, कोई एक्सेप्शन नहीं, हर जगह अप्स एंड डाउन है। और फिर ये देखें ना कि एक चीज ऊपर गई और फिर नीचे आई, और फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। एक चीज ने फायदा दिया आपको, फिर थोड़ा सा घाटा, फिर फायदा, फिर घाटा। अगर आप गौर करें, एवरेज आउट करें, तो आखिर में इवेंचुअली आप फायदे पे ही खड़े हुए, नफे पे। देखे ना 72% रिटर्न, सारे अप्स एंड डाउन, सारी स्पाइक्स और डिप्स, सारे को देखते हुए, जब बुल्स और बेयर्स को सबको देखते हुए जब उन्होंने एवरेज किया, तो आखिर में 56% पूरी मार्केट का होलिस्टिक सालाना निकला। और एक फंड का मैंने आपको दिखा दिया कि 70, एक टेस्ट केस आपको दिखाया, वरना इस तरह के और भी फंड्स हैं 74-75% या 67% परफॉर्म करने वाले, जो मार्केट का जो 56 है उससे भी ऊपर का एवरेज उन्होंने दिया होगा, ठीक है। तो आप यूं देखें कि अगर आपके 1,000 रुपये आपने लगाए या 1,00,000 रुपये लगाए, अगर वो 975, 940 हो गए, 900 हो गए, 850 हो गए, 1,00,000 लगाए थे वो 8.5 लाख हो गए, 8 लाख हो गए, फिर वो बढ़ के फिर ऊपर गए, और बढ़ते बढ़ते वो 1.25 लाख हो गए, 1.5 लाख हो गए। वो 1,000 रुपये जिसने लगाए थे वो 1,00,000, 1,010 हो गए, 1,050 हो गए, 1,100 हो गए। तो साल के एंड पे उसके पास 1,100 रुपए, साल के एंड पे उसके पास 1 लाख वाले के पास 1,10,000 है, या 1,20,000 रुपए। बीच में कई साइकिल्स आए, अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो वो बाज औकात ऐसा होता है कि आपके 1 लाख बढ़ के 1,10,000 होते हैं, 10,000 से 8,000 पे जब आता है ना वो आपका अपना नंबर, आपको लगता है कि नुकसान हो गया, कल तो यार 1,10,000 आ गया, 1 लाख। आपको नुकसान नहीं हो, अभी भी आप फायदे पे खड़े हो, आपका बेसिक कैपिटल तो 1 लाख था, वो तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। 10,000 प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से कमी होके वो 8,000 हुई है, प्रॉफिट में से कम होके वो जो आपके 1,000 जो 1,100 हो गए थे वो 1,080 हो गए, 1,050 हो गए, तो 50 रुपए प्रॉफिट में से कम हुए हैं। कैपिटल तो आपका अपनी जगह है। और अगर कैपिटल भी कम होता है तो फिर वो जो कम वाला कैपिटल है उसके ऊपर जब मार्केट में हाई आता है इस तरह से लो के बाद, तो वो बढ़ बढ़ के ओरिजिनल से ऊपर प्रॉफिट, आप पूरे साल का जब आप देखेंगे ना तो वो काफी बेहतर पोजीशन पे आप खड़े हुए होते हैं। तो उसको पूरे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के होराइजन पे डाल के देखा करें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं होता कि आप एक दिन 2 दिन का जो टेम्पररी जो चेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, उसको आप इतना सीरियस ले लें, उसको आप इतना लंबा। अच्छा, वो जो बाज लोग जो लालच करते हैं ना, 2 चीज़ें देखें, ग्रीड एंड फेयर। इस पर मैं आपको एक रॉबर्ट क्यूसाकी की एक वीडियो भी दूंगा। लेकिन ये 2 चीज़ें बड़ा नुकसान करती हैं इंसान का, लालच, खौफ, ये दोनों चीज़ें। ना आपने बहुत ज़्यादा लालच से काम लेना है कि फ्यूचर्स में और वो फाइनेंसिंग के जरिए
कि 1 लाख की बाइंग पावर है और आपने जो है ना 4 लाख का माल ले लिया या फ्यूचर्स खरीदिए बहुत ज़्यादा, और जबकि आपको ट्रेनिंग भी ना हो, आपको पता भी ना हो, तो इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी आपने। जिस तरह पैनिक सेलिंग नहीं करनी, खौफ में बेचना नहीं है, इसी तरह लालच में, इम्पल्सिव या ग्रीड में आके बाइंग नहीं करनी है आपने। ठीक है ना? बाइंग करनी है सुकून से, सोच समझ के, हौसले से, देख कर तमाम पैरामीटर्स, उस कंपनी के जो भी रेशोज होते हैं, सालाना रिटर्न्स होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनी आपके सामने ही खोल लेता हूँ मैं। ठीक है? अब इसमें से मैं आपके सामने OGDC को ले लेता हूँ और एक PPL को ले लेता हूँ। ठीक है? तो मोटा मोटा, कोई बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा। आप ये देखें जी, PPL की आप परफॉर्मेंस देख लें तो एनुअली 81.48% इसने आपको रिटर्न दिया। अब एक वीक, हफ्ते के अंदर गिरा भी था ना मैंने, तो 4.9। अब 4.9 को सोच के आप कहोगे पूरे साल 4.9 रहेगा, नहीं। एक दिन का, अब देखो, सैटरडे को, फ्राइडे को मार्केट ऊपर गई थी 7.5 तक। तो इसी तरह अप डाउन अप डाउन, अच्छा दिन, कमजोर दिन, अच्छा हफ्ता, कमजोर हफ्ता, अच्छा महीना, कमजोर हफ्ता, पूरे साल पे जब आप उसको एवरेज आउट करते हैं तो वो 81% बन जाता है। इवेंचुअली तो आपके 1 लाख जो थे वो 1,81,000 हो गए ना, ऑलमोस्ट डबल होने जा रहे हैं, तकरीबन डबल के करीब। इसी तरह OGDC को देख लो आप, 51% रिटर्न एवरेज एनुअल। अगर आपने एक दिन और एक महीने का देख के यहीं पे सौदा कर, अपना फैसला कर लिया कि मैंने इसमें नहीं जाना, ये बाज़-औक़ात माइनस में भी हो सकता है, तो आप लॉस का दिन या लॉस का वीक देख के क्या काम नहीं करोगे? उसको आप 3 महीने, 6 महीने, साल पे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके भी नीचे मैट्रिक्स है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं तो सामने सामने जो मोटा मोटा है उसको रख रहा हूँ। तो इन मैट्रिक्स को देखना है, ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये इंडिकेटर्स, इनको देखकर आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, ताकि अल्लाह ताला आपको इज्जत, बरकत और फाइनेंशियल जो स्पेस है, वसअत, वो माली वसअत, फराखी, फरावानी अता फरमाए। दुआएं तो हर कोई दे सकता है, लेकिन दुआओं से ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस और प्रैक्टिकल तरीका सिखाने वाले लोग हमारे यहाँ ज़रा कम हैं, वो होने चाहिए, जो लालच के बगैर, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, नेक नियति, सच्चाई के साथ, जो आप सच्चाई के साथ, नेक नियति के साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करने, उसको इल्म देने, उसको हौसला देने, उसको रोज़गार का, माश का अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए जाओगे, तो अल्लाह ताला आपके भी रास्ते खोलेगा और आपकी ज़ुबान में तासीर डाल के आपकी जो काम है उसको, काम को दुआ बना देगा। ठीक है ना? क्योंकि यू आर क्रिएटिव बीइंग। जब आप एक नेक नियति के साथ कुछ करने लगते हो तो फिर वो दुनिया में वो होने लगता है। कुन फयकून की दुनिया है ये, लम तकून और ला तकून की दुनिया नहीं है ये, होने होवाने की दुनिया है। वो होने होवाने में हमारे यहाँ लोग जो है ना वो डरते हैं, घबराते हैं, खौफ में जिंदगी, वो आधे से ज्यादा लोग तो खौफ और परेशानियों उसमें रहते हैं, स्टेप नहीं उठाते, और कुछ जो उठाते हैं वो लालच में पता नहीं वो हदों से आगे गुजर जाते हैं। तो दोनों को बैलेंस करना है, एजुकेटेड डिसीजंस लेने और वेल थॉट आउट प्लान करके आपने सही जगहों पे, कि जिन कंपनियों के डिविडेंड्स अच्छे हैं, एनुअल बैलेंस शीट जो है वो प्रॉफिट में है, जिनके स्टॉक्स जो है ना वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छी, जो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट कुछ डिलीवर कर रही हैं, कोई ना कोई चीज़, ठीक है, उनमें काम करना है। पेनी स्टॉक्स में 2 नंबर जगहों पे नहीं करना। मैं तो ना स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना ये करता हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं होता। मैं लंबे साल, 2 साल, 5 साल के होराइजन पे, हर किसी की अपनी, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग या स्टॉप लॉस या स्विंग ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो करते रहे, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, उनका अपना होराइजन होगा। मेरा उस तरह का हौसला होराइजन, मेरा उस तरह का माइंडसेट नहीं है कि मैं स्क्रीन लेकर बैठा रहूँ, एक एक मिनट, एक एक 15-15 मिनट पे सौदे करूँ, नहीं। मैं साल, 2 साल, 3 साल के होराइजन पे देखता हूँ किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसकी क्या शेयर वैल्यू, कितनी अप्रीशिएट है, कितनी डिप्रिशिएट है, डिविडेंड कितना दे रहा है, साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, फ्यूचर उसका है कि नहीं है। इन चीज़ों को देखकर मैं अपने डिसीजंस लेता हूँ। आप भी उनकी डिसीजन लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत भी देगा, इज्जत भी देगा, कामयाबी भी देगा, और आपके हाथ से मखलूक के खुदा को फ़ायदा पहुँचेगा। आप देखें ना कभी ये सैलानी, छीपा, ईदी, जितने भी हैं चैरिटी करने वाले, फिलांथ्रपी, इंसान पे खर्च करने वाले, इंसान के काम आने वाले, इंसान को सर्व करने वाले, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, जितने भी ये वेलफेयर के इदारे हैं, सारे आप देखें इनके पास, इस शहर की, कराची शहर या दीगर शहरों में बड़ी बड़ी जगहों पे इनके पास बड़े बड़े ऑफिसेज, प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं अपने ऑफिसेज। ठीक है ना? तो इनके नेटवर्थ में, इनका जो बैलेंस था इनकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें रोज़ाना करोड़ों अरबों रुपए का इजाफा हर महीने हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि मखलूक को सर्व कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो जो जितना खल्क खुदा की खिदमत कर रहा है वो उतना थ्राइव कर रहा है हर लिहाज से, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, हर तरह की उसकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में इजाफा हो रहा है। यही सीक्रेट है इजाफे का, कि इजाफे की ग्रोथ, माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड सोच लेकर निकलो, तो इंशाल्लाह ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपका मुकद्दर होगी, आपके कदम चूमेगी। हजार चश्मे तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।